नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। लोकसभा चुनावों की तारीखों का कल यानी कि शनिवार को ऐलान हो जाएगा। अब 22 घंटे का वक्त बचा है। चुनाव आयोग आम चुनावों को कितने चरणों में कराएगा, किन प्रदेशों में किस तारीख को वोटिंग होगी, ये सब कल तय हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश इन सब में बेहद खास है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जिस भी दल को तय करना है वो यूपी से होकर ही जाना होगा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको यहीं देनी होगी। बीजेपी 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। सपा और कांग्रेस गठबंधन में एक साथ चुनावी मैदान में है, जिसमें सपा ने जरूर अब तक 30 से ज्यादा प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में मात्र 17 ही सीटें अभी तक आई हैं। उन पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। तो कुल मिलाकर दोनों ही दलों से घोषित होने वाले प्रत्याशियों पर सबकी नजर है। आज जिन 4 जिलों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें यूपी की राजनीति में वो बेहद अहम जगह रखते हैं। आज बदायूं, बाराबंकी, श्रावस्ती और हरदोई, जालौन जैसे जिलों की बात होगी। बदायूं सीट से बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जबकि सपा ने शिवपाल सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बाराबंकी में कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि ये गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है, तो बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने हाथ खींच लिया है। हरदोई की बात करें तो सुरक्षित लोकसभा सीट से सपा ने उषा वर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने मौजूदा सांसद जयप्रकाश को दोबारा टिकट दे दिया है। वहीं श्रावस्ती में साकेत मिश्रा बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी के करीबी बताए जाते हैं। श्रावस्ती सीट गठबंधन में सपा के पाले में है, हालांकि अभी वहां प्रत्याशी को ऐलान नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के सारी सीटों पर जातीय समीकरण को भांपते हुए सारी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान या तो कर चुकी हैं या करने वाली हैं। और कल 3 बजे चुनावी तारीखें भी आ जाएंगी कि किस तरीके से चुनावों कौन सी तारीख होगी, कितने चरण में चुनाव कराए जाएंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य माना जाता है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी आज मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने इलाके की जानकारी देंगे, अपने क्षेत्र की जानकारी देंगे। हमारे साथ बाराबंकी से रविंद्र जुड़े हुए हैं, हरदोई से आनंद, श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश और जालौन से महेंद्र जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रावस्ती की। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी सौगातें बांट रहे हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके से कल चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद विकास परियोजनाओं की सौगात वो नहीं दे सकते। सिर्फ जनसभाएं करके वादों की बात कर सकते हैं, लेकिन विकास की बात, विकास परियोजनाओं को नहीं दे सकते। इसमें ताबड़तोड़ एक दिन में 3-3 जगहों पर सीएम पहुंच रहे हैं। क्या माहौल देखा जा रहा है इसको लेकर के? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती जनपद जो है, श्रावस्ती अति पिछड़े जनपदों में से आता है और श्रावस्ती लोकसभा 2019 में पहली बार ये लोकसभा बनाया गया। श्रावस्ती और बलरामपुर को 2 जनपदों का ये पहला लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। और अगर विकास की बात की जाए तो श्रावस्ती में जो मोदी सरकार की गारंटी योजना में काफी काम हुआ है। अभी हाल ही में सभी लोगों ने देखा कि श्रावस्ती में हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है और श्रावस्ती पंख लगाने को तैयार है। श्रावस्ती की सड़कें कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो श्रावस्ती में मोदी की जो गारंटी योजना है, धरातल पे काम किया है। श्रावस्ती अति पिछड़े जिलों में से शुमार था। कभी ये पिछड़े जिलों में हुआ करता था, लेकिन अब इसका 26वां स्थान है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती को सौगातें भी दी हैं। इसको सौगातें मिलने के बाद जनता का क्या मूड है, किस तरीके का माहौल आम जनमानस में देखा जा रहा है बीजेपी के प्रति? बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं सीएम योगी ने सौगात दी है। यहाँ पे दरअसल देवी पाटन के बलरामपुर में उन्होंने विश्वविद्यालय निर्माण का आज उन्होंने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। इससे काफी प्रभाव पड़ेगा। और केंद्र सरकार ने बीती देर शाम डीजल और पेट्रोल में 2 रुपए की जो घटोतरी की है, इससे भी काफी इजाफा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए तो 2 लड़कों की जोड़ी चुनावी मैदान में है। उनका कहना है कि हम हर सीट पर बीजेपी को हराएंगे। जहां बीजेपी एक तरफ 80 का लक्ष्य लेकर के चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस का कहना है कि यूपी की तो 80 सीटें हम छीनेंगे ही, साथ ही बिहार में भी इनको पटकनी देंगे, जिससे 120 सीटों की हार हम इनको उतनी चोट तो दे ही देंगे। रविंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि बाराबंकी में गठबंधन की क्या कुछ स्थिति है?
जिस समय उनको बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में गठबंधन की बहुत ही अच्छी तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं और गठबंधन बड़े जोर शोर से पूरे जिले में अपना प्रचार कर रहा है और यहाँ की आम जनता गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में भी अहम भूमिका निभा रही है। जी, हालांकि अगर बात की जाए तो बाराबंकी में इस समय बीजेपी के ही सांसद हैं, तो क्या इस बार बीजेपी की स्थितियां वहां लड़खड़ाती नजर आ रही हैं? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी हमेशा के से सपा का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2019 से जब लोकसभा इलेक्शन हुए तब यहाँ पे सांसद उपेंद्र सिंह रावत को सांसद बनाया गया और यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उनको देखते हुए यहाँ पे दोबारा उपेंद्र रावत को टिकट दिया गया और यहाँ पे आम जनमानस और सभी लोग मिलकर के, पार्टी पदाधिकारी मिलकर के उनको जिताने की भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिससे उन्होंने अपना टिकट वापस ले लिया था और उसके बाद से यहाँ पे समीकरण बदले हुए हैं। जी, तो कुल मिलाकर के बाराबंकी की अगर स्थितियों की बात की जाए तो वहां पर जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने रिपीट किया, यानी कि जो सिटिंग सांसद थे उनको दोबारा से टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, जिसके बाद वहां पर बीजेपी की स्थिति बेहद नाजुक है और गठबंधन जो है वहां पर मजबूत स्थिति में है, जहां सपा ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा है क्योंकि ये सीट सपा के पाले में आई थी। और जैसा हमारे संवाददाता ने बताया भी कि हमेशा से बाराबंकी की जो ये सीट रही है वो सपा का गढ़ रही है और बीजेपी की लहर आने के बाद 2019 में सपा यहां से आउट हुई और बीजेपी की एंट्री हुई, लेकिन एक बार फिर से समीकरण बदल रहे हैं और गठबंधन को बाराबंकी में लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं। आनंद, हरदोई की क्या कुछ स्थिति है? गठबंधन की बात की जाए तो वहां उनकी क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या कुछ स्थिति बनी है? देखिए, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला एक ऐसा है जहां पे 3 बड़े मंत्री बिलोंग करते हैं और उनका ये गृह जनपद है। एक आपको बता दें, सबसे पहला नाम आता है हमारे ब्रजेश पाठक का, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, जिनके पास यहाँ पे स्वास्थ्य महकमा भी उन्हीं को कहा जाता है, सब कुछ है। और दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे एक नितिन अग्रवाल है जो आबकारी मंत्री हैं और तीसरे मंत्री रजनी तिवारी जो है, जो विधायक शाहाबाद विधानसभा से हैं। तो यहाँ पे 3 मंत्री हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ कार्यों को लेकर, तो अगर कार्य यहाँ के जो है, तो सबसे पहला यहाँ पे अगर लोग यहाँ पे किसी चीज को लेकर मांग करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अभी यहाँ के जो वर्तमान के जो यहाँ सांसद हैं जयप्रकाश रावत 31 लोकसभा से, तो उनका 5 सालों में लोगों का कहना है कि जनता से नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को उनसे कुछ नाराजगी भी जता रहे हैं लोग बात। तो कुल मिलाकर के सांसद जी से नाराजगी है, आला कमान, क्योंकि यहाँ पर जब केंद्र का चुनाव होता है तो सांसद से ज्यादा खुद प्रधानमंत्री जनसभाएं करते हैं और लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये चुनाव है ये सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर केंद्रित है, तो उसको देखते हुए किस तरीके की स्थिति, प्रधानमंत्री को लोग वहां पसंद करते हैं या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री एक हमारे देश के नरेंद्र मोदी जो चेहरा एक ऐसा है, तो उनको तो लोग पसंद करते ही करते हैं। लेकिन जो अगर हम यहाँ के सांसद की बात करते हैं तो सांसद को भी लोग पसंद करते थे। लेकिन अभी एक हाल में ही एक ऐसा गांव है हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के सांडी ब्लॉक में सिमरिया गांव पड़ता है, जहां पे रोड खुदी हुई थी, वहां पे पानी भर जाता था। तो कुछ वहां के लोगों ने एक तख्ती बनाकर और हाथ में लेकर वहां पे नारेबाजी की है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इसका उन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा कि प्रशासन ने उन्हीं गांव के ही लोगों के ऊपर 29 लोगों पर नामजद मुकदमा कर दिया है, जिसमें कि धारा 171 लगाई गई है, 145 लगाई गई है और 506 लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी मांग को भी अगर करना चाहते हैं तो मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस गड्ढे वाली रोड से ही निकलना है, उसको उन लोगों को उसी पानी से निकलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है, लेकिन उसमें मुकदमा लिखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उन लोगों ने नारेबाजी की है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो ये गांव वालों का इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है जी। तो कुल मिलाकर के जो प्रशासन है उसकी गलती और लापरवाहियां जो आम जनमानस की जरूरतें हैं उनकी अनदेखी करने पर अगर आवाज बुलंद की जाती है तो उन पर ये आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस बार ये तय किया गया है
कई गांवों में हरदोई के कि इस बार वो वोट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सांसद के जो कार्यक्रम है उससे लोग नाराज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। तो ये हमने समझने की कोशिश की हरदोई की स्थिति। महेंद्र भी हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। जी महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जालौन, कन्नौज ये सब आसपास है और कहा जाता है ये सब बीजेपी का गढ़ है। जी, आपको बता दें ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन 34 साल से कांग्रेस भी इस पे लगी हुई है और 7 बार कांग्रेस ने सांसदीय चुनाव को जीता है। फिर इसके बाद भानु प्रताप वर्मा के द्वारा सांसद बने हैं बीजेपी के, और उनको यहाँ जनता भानु प्रताप वर्मा का ना आना उनके लिए हो सकता है इस बार ना बन सके सांसद, लेकिन फिर भी 7वीं बार उनको बीजेपी के मुखिया के द्वारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है और उनका जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जालौन, गरोठा और भोगनीपुर ये तीनों जगह से सांसद जी को फिर से दोबारा टिकट दिया गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी को फिर से वो जिता पाते हैं नहीं जिता पाते हैं। जब से कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी तब से कांग्रेस ही बनती आ रही थी, लेकिन कांग्रेस को जब मात दी है तो यहाँ बीजेपी भानु प्रताप वर्मा ने ही दी है और भानु प्रताप वर्मा को 7वीं बार फिर टिकट मिला है बीजेपी के द्वारा। जी, तो कुल मिलाकर जानना चाहूंगी कि सांसद जी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो जनता को पसंद नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी पहले तो छानबीन करती है कि प्रत्याशी का क्या स्टैंड रहा है, प्रत्याशी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं या आने वाले चुनाव में ये हमें फायदा दिला सकता है या नहीं। उसके बाद वो टिकट देती है। अगर इनको रिपीट किया गया है तो आला कमान ने कुछ ना कुछ चीजें तो महसूस की होंगी। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। अगर उन्हें कहने का मतलब जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री है उनके द्वारा टिकट दिया गया है सांसद भानु जी को, लेकिन कुछ यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, अचल क्षेत्र में, बेहर क्षेत्र में जब जाकर जानकारी ली गई तो कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो उनको पसंद न करके सिंबल को पसंद करते हुए और वोट करते हैं और सांसद जी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को पूरा नहीं किया जाता है। आए दिन वादे कर दिए जाते हैं। जैसे रोड ऐसे पड़े हुए हैं, रामपुरा थाना क्षेत्र है, रामपुरा ब्लॉक क्षेत्र में अभी भी ऐसे गांव ऐसे हैं जिनके रोड नहीं बने हुए हैं, निकलने के लिए काफी लोग परेशान हैं। और कोंच तहसील क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जबकि कोंच उनका होम टाउन है और कोंच क्षेत्र में अगर व्यवस्थाएं नहीं है, सूक्ष्म लघु मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन जालौन को ऐसी कोई नई सौगात उन्होंने नहीं दी है जिससे जनता संतुष्ट हो सके और जनता को कुछ लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। चंद्र प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए बीजेपी को सत्ता में आए हुए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 साल हो गए हैं और बात की जाती है कि यूपी अब विकास प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का हर जिला विकासशील है या विकास के पथ पर है। आपसे जानना चाहूंगी हरदोई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक बदलाव देखा गया इस सरकार के आने के बाद, या स्थितियां जस की तस हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में चूंकि 5 साल गठबंधन से यहाँ पे सांसद थे, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा विकास का कार्य तो नहीं किया है। हालांकि वो जनता के बीच में गए भी नहीं है, जनता उनसे काफी नाराज भी है। एक तो अपोजिट बसपा सरकार भी नहीं थी उनकी, न केंद्र में थी न राज्य में थी, तो बहुत ज्यादा उन्होंने विकास नहीं किया है और लोगों से उन्होंने मुलाकात नहीं किया है। तो इससे भी काफी कहीं ना कहीं आम जनमानस बहुत नाराज है और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नए चेहरे पे विश्वास किया है, जो नृपेंद्र मिश्रा जी प्रधान सचिव, माननीय प्रधानमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के हैं। राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या में निर्माण के समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके लड़के ये साकेत मिश्रा हैं, ये एमएलसी भी हैं और इन्होंने एमएलसी रहते हुए लगातार 2017 में इन्होंने श्रावस्ती में आए थे। 2017 कोरोना काल आया, उसके बाद श्रावस्ती बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो उन्होंने काफी मेहनत किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो अपोजिट सांसद थे उन्होंने 5 साल जनता के बीच में आए भी नहीं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सब कुछ देखते हुए इनके ऊपर भरोसा जताया है और कहीं ना कहीं इसका लाभ साकेत मिश्रा को जरूर मिलेगा। जी आनंद, जिस तरीके से अब 80 सीटों का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है और उसी तरीके से गठबंधन का भी अपना एक लक्ष्य है कि उनको बीजेपी को कैसे, बीजेपी की जो एक स्पीड बुलेट ट्रेन चल रही है उसको कैसे रोका जाए, उसी बीच मायावती ने एक अपना अलग रुख अपना लिया है। उन्होंने गठबंधन में
का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अकेला चलो की राजनीति करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब वो एक और स्ट्रैटेजी खेल रही हैं, वो उस जगह ऐसा प्रत्याशी उतार रही हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का या गठबंधन का वोट कट जाए, या तो वो वोट उन्हें मिलेगा या उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो जाएगा। हम यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर इस तरीके का कोई बसपा की तरफ से ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है क्या? देखिए, आपको बताएं कि हरदोई के अंदर अभी तो बीएसपी की तरफ से कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई बीएसपी से कोई चेहरा हरदोई के अंदर तो नहीं है जो कि टक्कर ले पाए, क्योंकि यहाँ पे जो लहर है, जो मोदी जी की आवाज है और जो मोदी जी का चेहरा है, तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि अभी आपको बता दें कि बीएसपी का ऐसा कोई भी एक भी चेहरा सामने नहीं आया है जो यहाँ पे खड़ा होकर चुनाव लड़ सके। हालांकि हाँ, एक बात और आपको और बता दें कि यदि अगर बसपा गठबंधन कर लेती है तब तो कुछ ना कुछ वोट कटेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या स्थितियां बैठेंगी और कौन सा चेहरा सामने आएगा बीएसपी की तरफ से। रविंद्र, हम बाराबंकी की अगर स्थितियों की बात की जाए तो वहां पर भी सपा के साथ साथ वहां पर बसपा का भी अपना एक वोट बैंक है। वहां पर लोग अभी भी मायावती को काफी पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ना हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना सपा, ना ही बीजेपी, हम बसपा को वोट देंगे। तो ये जो एक वोट बैंक है जिसको कलेक्ट कर करके बसपा ने अपना रखा है, और गठबंधन में बीएसपी आई नहीं है, और अगर लोग बीएसपी को वोट कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस समय बीएसपी की बाराबंकी में क्या स्थिति बनी हुई है? जी नहीं, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में 2017 के चुनाव से लेकर 2024 लोकसभा चुनाव तक बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो स्थिर रहा है और स्थिर जगह पर वही नाचता रहा है, और समाज में ज्यादा वो इस बीएसपी की पहल नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर के बीएसपी वर्सेस मतलब बीजेपी वर्सेस ही गठबंधन है यहाँ पर, बीएसपी कहीं पर नहीं है बाराबंकी में। जी नहीं, बिल्कुल बताना चाहेंगे बाराबंकी में बीजेपी और गठबंधन में ही सिर्फ टक्कर होगी, और बीजेपी के जहां अयोध्या राम मंदिर जब से बना है तब से ये यहाँ पे अयोध्या हाईवे मार्ग पे जो दुकानें हैं, इससे आम जो बाराबंकी की जनता और जो कारोबारी उनको ज्यादा फायदा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उनसे भी एक ग्रामीणों और नगरवासियों को काफी फायदा हुआ है, जिससे भाजपा की ओर भी यहाँ के आम नागरिकों का रुझान है। जी देखिए, बड़े बड़े सर्वे बताते हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद से एक अलग सी लहर चल रही है, जो उस लहर को रोकना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही है। जहां लोगों में राम मंदिर को लेकर एक अलग सा उत्साह है, और वहीं बीजेपी जो है वो एक रणनीति की तरह काम कर रही है, जहां हजारों की संख्या में लोगों को अपने खर्चे पर बीजेपी अयोध्या के दर्शन करा रही है, राम मंदिर के दर्शन करा रही है। कहीं ना कहीं इसका भी असर जनमानस के मस्तिष्क पर, मन मस्तिष्क पर जरूर पड़ रहा है। महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जालौन में राम मंदिर की कितनी लहर देखने को मिल रही है? या राम मंदिर का जो उद्घाटन का सीधा फायदा है बीजेपी को मिलता दिख रहा है, या सब स्थितियां सामान्य हैं? जी सौम्या जी, आपको बता दें कि राम मंदिर का ये तो चलो एक अलग से मोटो है कि राम मंदिर के लिए लोगों के द्वारा जो उत्साह था वो देखने को भी मिला था, और राम मंदिर की वजह से वोट बैंक को भी ये हो सकता है कि वोट बैंक भी अच्छा खासा बीजेपी की तरफ झुक सकता है। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिलेगा। जी, यहाँ जो त्रिकोणीय चुनाव है वो हो सकता है कि बीजेपी और सपा और कांग्रेस दोनों सांसदों को त्रिकोणीय चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बसपा भी पीछे नहीं है, या बसपा भी बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ जो राम मंदिर का जो मोटो बना हुआ है, या राम मंदिर का जो उत्साह था लोगों में, वो देखने को मिला था हालांकि, लेकिन सांसद भानु प्रताप वर्मा है, इनको 7वीं बार टिकट मिला है। अब देखना यह है कि इनका चेहरा देख के लोग, जनता वोट करती है या फिर सिंबल देख के वोट करती है। अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि राम मंदिर की वजह से वोटिंग की जाएगी, या फिर राजनीति की वजह से वोटिंग की जाएगी, या फिर किसी चेहरे को देखकर यहाँ वोटिंग करेगी जनता। जी चंद्र प्रकाश, जिस तरीके से
हम यूपी में देख रहे हैं, खास तौर पर यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में जहां पर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां राम मंदिर का जिक्र जरूर हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि राम मंदिर का असर और उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा इस चुनावों में। और ये विपक्षी पार्टियां भी अच्छी तरीके से समझ रही हैं इस बात को। आपसे जानना चाहूंगी, आपके जिले में राम मंदिर की किस तरीके की लहर है, जो बीजेपी के पक्ष में वो जो लहर है वो मुड़ रही है? ये नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में बौद्ध तपोस्थली की नगरी है और यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर की व्यवस्था है। अगर अयोध्या की बात की जाए, जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से लोगों की उसमें काफी भक्ति, उमंग और धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं लोग, और कहीं ना कहीं इसका लाभ श्रावस्ती से बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी नेहा। जी बिल्कुल। महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम चुनावों की बात कर रहे हैं और 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी जो है यूपी में उतरी हुई है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा प्रोटोकॉल बनाते हुए एक दिन में 3-3 जिलों को सौगातें दे रहे हैं। ये जो विकास परियोजनाएं, ये जो शिलान्यास, ये जो सौगातें लोगों को मिल रही हैं, इसका असर कुछ पड़ेगा, या आज की जनता ये समझ रही है कि चुनाव आते ही विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है? जी, आपको बता दें सौम्या जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इसका असर जरूर पड़ेगा और राम मंदिर का भी असर पड़ेगा, जनता के ऊपर विकास का भी असर पड़ेगा। लेकिन विकास की बात करें तो पूरी तरीके से ये जो जालौन है, यहाँ विकास तो हुआ है लेकिन जनता विकास को नहीं देखती है, यहाँ चेहरे को देखती है। जालौन की जो जनता है, फिलहाल विकास तो हो रहा है, जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनवा दिया गया और पर्यटन स्थल के लिए 3 करोड़ 51,62,000 की लागत से पर्यटन स्थल भी बनाया जा रहा है जालौन में। फायर ब्रिगेड की भी सौगात दी गई है, 6 करोड़ रुपए की फायर ब्रिगेड की भी सौगात दी गई थी यहाँ। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ राम मंदिर की बदौलत यहाँ चेहरा को देखकर वोट करते हैं या फिर भक्ति को लेकर, या राम मंदिर बना हुआ है, इस पर लोगों की चर्चाएं तो देखने को मिल रही हैं कि लोगों ने ये भी कहा है कि राम मंदिर बना है तो इस पे बहुत ही अच्छा किया गया, सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। लेकिन जो आनंद, देखिए जिस तरीके से अगर महिलाओं के वोट बैंक की बात की जाए तो एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें ये माना जा रहा है कि 2047 तक पुरुषों के मुताबिक महिलाएं जो हैं वो ज्यादा वोट करेंगी, यानी कि अब 55% तक माना जा रहा है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो अब सभी पार्टियों का पूरा फोकस जो है वो महिलाओं पे है, लेकिन जब सौगातों की बात आती है, नौकरी की बात आती है या हिस्सेदारी की बात आती है तो महिलाओं को पीछे रख दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े मंचों से महिलाओं के हित की बातें जरूर होती हैं। जानना चाहूंगी, गठबंधन या फिर बीजेपी, महिलाएं किसकी तरफ मुड़ रही हैं? देखिए सौम्या जी, आपको एक बात बताएं कि ये महिलाएं जो कि हैं, जितनी भी हैं अपने देश में, वो सबसे ज्यादा भाजपा की ओर बढ़ेंगी। क्योंकि इसलिए अभी देखिए, क्योंकि जो भी त्योहार आता है, चाहे होली है या दिवाली है, उज्ज्वला का जो गैस सिलेंडर है वो भाजपा सरकार फ्री कर देती है। तो कहीं ना कहीं उन गृहिणियों के लिए वो बहुत लाभदायक है। दूसरी बात आपको बताएं, एक तो राशन मिल ही रहा है, राशन जब फ्री का आ ही रहा है तो जाहिर सी बात है उनका वो भी पैसा बच रहा है, जो उनके हस्बैंड पति कमाते हैं वो भी पैसा महीने का राशन बच जाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये बहुत खुशी की बात है, और जो महिलाएं हैं वो भाजपा की तरफ ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के जो महिलाओं की, यानी जो वुमेन्स कार्ड खेला जाता है, वो बीजेपी के पक्ष में जरूर वो वोट की तरह गिरेगा, उनकी झोली में जरूर गिरेगा। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कल कुछ ही घंटों का वक्त अब शेष है, ये रात शेष है। कल तारीखें सामने आ जाएंगी कि कब किस राज्य में कैसे चुनाव होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा, और साथ ही विधानसभा चुनाव के कुछ राज्यों में होने हैं, उनकी भी तारीखें सामने आ जाएंगी। और बीजेपी 400 पार का नारा लेकर चल रही है। वहीं गठबंधन का भी कहना है कि इस बार हम बीजेपी की इस जीत पर रोक लगा कर रहेंगे और खुद सरकार में आकर रहेंगे। तो देखना होगा, आने वाला वक्त रिजल्ट्स तय करेंगे कि किसकी होने वाली है सरकार। तब तक के लिए बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।